हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर समरी। तो आज हम रिजोल्यूशन बुक के 10th क्लास के रिजोल्यूशन बुक के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द ग्रोइंग अप पेंस जिसका नाम है, तो उसकी रीडिंग हम करने वाले हैं। उसका मैं आपको हिंदी अर्थ यानी हिंदी समरी बताने वाला हूँ। तो इसका हिंदी ग्रोइंग अप पेंस जो कि है बढ़ती उम्र की पीड़ा है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को लिखा है आर के मारुति के द्वारा लिखा गया है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अबाउट द स्टोरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के अपन। तो इसमें लिखा हुआ है बढ़ती उम्र की पीड़ा है। समीर नाम के एक किशोर की कहानी है और उक्त कहानी माता पिता तथा बच्चे के बीच में अंतर्द्वंद को दर्शाती है, जहां माता पिता जरूरत से ज़्यादा सजग होते हैं, जबकि दूसरी ओर किशोर को अपना जीवन जीने के अनुसार जीवन अपने अनुसार जीने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है तथा स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहता है। टीनेजर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहता है, तो उसकी आवश्यकता होती है उसको ज़्यादा स्थान की। फिर इसके बाद में कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब मैं एक दर्पण के सम्मुख खड़ा होता हूँ तो मेरे मुहासों को देखता हूँ जो कि बीमारी के भयानक अर्थात बड़े बड़े झाग जैसे हैं, मेरे चेहरे को हानि पहुँचा रहे हैं जब मैं स्वयं से कहता हूँ कि जीवन कठिन है, मैं कामना करता हूँ कि काश मैं इन मुहासों को हाथ से निकाल कर गायब कर देता। जब मैं स्वयं से कहता हूँ कि इन मुहासे तो अस्थायी क्षति की तरह होते हैं जो कि किशोर के जीवन को थोड़ा ऐसा है अर्थात कष्टप्रद बना देते हैं, किंतु एक बच्चे के वयस्क होने की प्रक्रिया को यह स्पष्ट संकेत है। मतलब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी क्या होता है, एक स्पष्ट संकेत होते हैं। सर्प जब अब उसके बारे में बता रखा है, समीर सोच रहा है ऐसा कि सर्प जब वयस्क होता है तो वह अपनी कैंचुली उतारता है और पक्षी जब वयस्क होते हैं तो वे अपने पुराने पंखों को झाड़ देते हैं। इस प्रकार लेखक बालक से वयस्क बनने के क्रम को अपने मुहासों से वयस्क बनने का संकेत मानता है और कैंचुली उतारने तथा पंखों को झाड़ने की क्रिया को अंग्रेजी में माउल्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद में जीवन कठिन है। समीर ऐसा सोच रहा है कि जीवन है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है। जैसे ही वह विचार मेरे मस्तिष्क में विद्युत की भांति कौनता है, मैं दर्पण से हट जाता हूँ। मेरी आवाज़ कठोर और लगभग कष्टप्रद हो गई है और यदि मैं कुछ और कहूँ तो आवाज़ चिढ़ाती है। ये जो आवाज़ है वो मुझको खुद को ही चिढ़ाती है। मेरी मधुर व कोमल आवाज़ कहाँ चली गई है? क्या मुझे सर्दी जुकाम हो गया है? सर्दी जुकाम के साथ ही स्वर में ऐसा रूखापन आ जाता है, किंतु साधारण जुकाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई असाधारण जुकाम है? एक हल्का सा परिहास मुझे कुछ प्रश्न कर देता है। ये जो हल्की सी जो परिभाषा है कि मैं ये चीज़ तो नहीं हो गया, तो ये थोड़ी देर के लिए मेरे को प्रश्न कर देता है। साधारण सर्दी जुकाम का होना तो सभी को लोगों के लिए आम बात है, किंतु जब मैं इस सर्दी जुकाम जब भी मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है तब मेरे अप्पा अम्मा के लिए सहना बहुत ज़्यादा असाधारण हो जाता है। वे समझते हैं कि यह बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का सर्दी जुकाम हो गया है जो मेरी जान भी ले सकता है। वे मुझे बिस्तर में लेटे रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। चिकित्सक को बुला लेते हैं और मेरे शरीर में नाना प्रकार की औषधियाँ डलवा देते हैं, अर्थात मुझे बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती है खाने को। फिर उसके बाद में मैं अपने प्रति सुरक्षात्मक होने के लिए जब मैं उन्हें चिढ़ाता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ तो वो मतलब जब भी मैं बोलता हूँ तो वो बड़बड़ाते हैं। तुम कैसे समझोगे, तुम हमारी आशंकाओं को समझने के लिए अभी बहुत छोटी हो, तुम हमारी एकमात्र संतान हो, हमारी आंखों के तारे हो। मानो कि वे मेरे आशंकाओं को समझते हो। मेरी भी अपनी आशंकाएं हैं। कल तक ऐसा कुछ नहीं था, अर्थात कुछ दिन पहले तक मुझे किसी बात की आशंका नहीं थी, किंतु अचानक यह आशंका न जाने कहाँ से मेरे सम्मुख प्रकट हो गई। यह जागरावस्था में मेरे समस्त विचारों पर छा गई है। मैं रात के टाइम पे जगा रहता हूँ तो जागरावस्था में मेरे समस्त विचारों पर छा गई है, अतः मेरे स्वप्नों पर भी, मेरे दिमाग पर भी छा गई है। मैं इस आशंका को दूर करने की कोशिश करता हूँ, स्वयं से कहता हूँ केवल कायर लोग ही डरते हैं, मैं कायर नहीं हूँ, किंतु यह अक्खड़पन, ये जो डींगे हाँकनी होती है, ये अधिक समय तक नहीं टिक पाती है। मैं इसके अपनी आशंका के विषय में जितना ही ज़्यादा सोचता हूँ इस आशंका में पकड़ उतनी ही अधिक मजबूत होती जाती है। मैं जैसा पहले था वैसा ही अब नहीं, मतलब जैसा मैं पहले था वैसा अब नहीं हूँ। मैं अपने लिए ही अब अजनबी हो गया हूँ। राइटर बोल रहा है कि मैं अपने लिए ही क्या हो गया हूँ, अजनबी हो गया हूँ। फिर उसके बाद में कुछ दिन पहले तक मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब अम्मा अचानक बिना मुझे बताए मेरे कमरे में आ जाती थी, कमरे का निरीक्षण करती थी, मुझे धीरे से डांटती, यह कमरा है या फिर सूअर खाना, और फिर वह शीघ्रता से कमरे की सफाई के काम में लग जाती थी। इस कार्य को वह पूर्ण निष्ठा के साथ में करती थी। पुस्तकें बुक केस में या फिर साइड रैक जो टांड होती है उसके ऊपर रख दी जाती थी। कलमों तथा उनकी टोपियों अर्थात ढक्कनों को उनसे जोड़ दिया जाता था, जिन्हें मैं खींचकर अलग कर देता था। उन्हें पुनः जोड़ दिया जाता था। रंगीन चौक और मोम के जो रंग होते थे उनके छोटे छोटे टुकड़ों को जो फर्श पर बिखरे हुए होते थे कूड़ेदान में डाल दिए जाते थे। टेबल पर से धूल झाड़ दी जाती थी एवं कमरा बिल्कुल स्वच्छ रूप से प्राप्त होता, मतलब साफ हो जाता था कमरा बिल्कुल। परंतु मैं उनसे अब अत्यधिक घृणा करता हूँ जब वे बिना बताए मेरे कमरे के अंदर आ जाती है। इसलिए मैंने द्वार पर एक चेतावनी लिखकर लगा दी है, प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाए, तो नॉक बिफोर एंटर ऐसा करके उसने दरवाजे पे लगा दिया है। निर्देश के नीचे एक चेतावनी भी लिखी है कि यह कमरा मेरा है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, तो उसने लिख रखा है ऐसा कुछ। फिर उसके बाद में अम्मा यह सूचना देखती तो है, जो अम्मा है वो ये सूचना देखती तो है, किंतु वो ऐसा व्यवहार करती है कि मानो यूनानी या लैटिन भाषा में लिखा हो, अर्थात उसकी समझ से परे हो। मेरे एकांत या फिर निजता से बेपरवाह होकर वह मेरे कमरे में निरंतर आती जाती रहती है। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे एकांत की आवश्यकता है। काश वह मकड़ी के जाले जैसे उस महीन पर्दे को देख पाती, समझ पाती जो मेरे तथा मेरे माता पिता के मध्य बन गया है। क्या बड़े होने का यही मतलब है? वैक्सीयता यानी निजता का विषय बंधनों का टूटना, मतलब बंधनों का टूटना ही बड़े होने का विषय है। उसके बाद में अपने माता-पिता से कौन संबंध तोड़ना चाहता है? मैं भी नहीं तोड़ना चाहता। इसका विचार मात्र ही मुझे रुला देता है। फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं उनसे दूर जाता जा रहा हूँ धीरे-धीरे।
अथवा क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्या मैं कल्पना कर रहा हूँ, अर्थात ऐसा नहीं है, राइटर बोलता है कि क्या मैं कल्पना ही कर रहा हूँ केवल, या ऐसा नहीं है, ऐसा सोच रहा है वो। मेरे विचार से अप्पा जब मुझे मिलते हैं, जो मतलब राइटर के पापा है, जब उसे मिलते हैं तो असावधान व चौकन्ने रहते हैं। निस्संदेह जब वे कभी भी मेरे सामने मैं कभी भी उनके सामने जाता हूँ, उनके नेत्र आनंद से चमक उठते हैं। किंतु क्या यह उतना ही स्वाभाविक है जितना कि यह हुआ करता था, या क्या मैं उनके स्नेह को हमारे मध्य आए पर्दे के कारण महसूस करने में असमर्थ हूँ। हो सकता है कि इस पर्दे के कारण मुझे वह कोई भिन्न व्यक्ति समझते हैं। मतलब ये जो पर्दा है उसके कारण वो मुझे कोई भिन्न व्यक्ति समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि मानो किसी हद तक धुंधली आकृति जो संदिग्ध, अस्पष्ट तथा भ्रामक है, तथा जो ऐसा रूप धारण कर रखी है, जिसकी था लेना उनके लिए कठिन है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वह भी शरीर का इस नवीन आकृति के भयभीत हो। मतलब शरीर के जो ये नई नवीन आकृति है, जो टीनेजर्स के अंदर जो चेंज आते हैं, उनसे क्या है वो भी भयभीत हो, ऐसा लगता है। तो उसके बाद में क्या यही कारण है कि कभी-कभी मेरे माता-पिता, जो मेरे पिताजी हैं, प्रत्यक्ष रूप से स्नेहशील होने का अतिरिक्त प्रयास करते हैं? मैं नहीं जानता। हो सकता है कि मेरे साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करके वे अपने अंदर की आशंका को समाप्त करने की कोशिश करते हो। वे मुझे बच्चा मानकर व्यवहार करने में ही सुरक्षा महसूस करते हो। वे मेरे घने घुंघराले बालों में अंगुलियाँ फेरते हैं। मेरे फादर है वो, क्या बोलते हैं, राइटर बोलता है कि मेरे फादर है वो घने घुंघराले बालों में क्या करते हैं, उंगलियाँ फेरते हैं, और अपने वक्ष से मुझे मेरा सिर लगा लेते हैं तथा मुझे थपथपाते हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं उनके ऐसा करने से घृणा करता हूँ, किंतु मैं अब इस बात का उनके वक्ष से लगने का आनंद नहीं ले पाता जैसा कि पहले लिया करता था। कभी ऐसा भी समय था जब अप्पा के द्वारा स्नेहपूर्वक पकड़े जाने पर मैं समस्त संसार को ही न्यौछावर कर सकता था। अब मैं महसूस करता हूँ कि मानो अप्पा को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं से ही कहता हूँ, जो राइटर है वो खुद से ही कहता है कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब मैं मेरे साथ के जो वयस्क जैसे ही व्यवहार करे, वो मेरे साथ वयस्क जैसा ही व्यवहार करे, विशेषतः जब मैं स्वयं मुझे बड़ों जैसा व्यवहार करने की याद दिला रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं गिरता हूँ और फिसलता हूँ एवं मोच के कारण दर्द से चीखता हूँ। अम्मा तो पूर्णतः दयालु है, किंतु अप्पा दयालु नहीं है, वह घुर्राते हैं। अप्पा जो है वो घुर्राते हैं और बोलते हैं, अपा जो है वो घुर्राते और बोलते हैं, समीर तुम 14 वर्ष के हो गए हो, अब तुम्हें बिना शिकायत किए साहस के साथ पीड़ा को सहन करने की सीख लेनी चाहिए। अतः तुम बच्चे नहीं रह गए हो। मेरे पिताजी ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में मैं उन शब्दों को नहीं भूल सकता, वो जो शब्द होते हैं उनको मैं नहीं भूल सकता। अगली संध्या को अप्पा के दफ्तर से लौटने से पूर्व ही मैं अम्मा के पास में चला जाता हूँ, जो अम्मा है उसके पास में चला जाता हूँ, और वे बहुत ही प्रसन्नता से मेरा स्वागत करती है। किंतु जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं विशाल के घर पर पार्टी लेने के लिए जा सकता हूँ, जो क्या बोलते हैं, मेरा जो फ्रेंड था उसके घर पार्टी के में भाग लेने के लिए जा सकता हूँ, तो उनकी मुस्कुराहट अप्रसन्नता बहुत चढ़ने में बदल जाती है। जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत चढ़ने में बदल जाती है, अप्रसन्नता में बदल जाती है। अम्मा कहती है 9 बजे से पहले अवश्य लौट आना। मतलब जो अम्मा होती है वो मम्मी होती है वो बोलती है 9 बजे से पहले जरूर लौट आना। मैं पूछता हूँ कि अम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपने सभी दोस्तों के चले जाने तक वहाँ नहीं रुक सकता? समीर, तुम सोचते हो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब आप ही निर्णय लेने लगोगे, कि तुम सारे जो डिसीजन है वो खुद से ही लेने लगोगे, अर्थात अपने मन की करने लगोगे। याद रखो कि तुम अभी बच्चे ही हो, चाहे तुम कुछ भी समझो। तुम्हारी आयु एक संक्रांति काल अर्थात बाल्यावस्था व युवावस्था के बीच की अवस्था अर्थात किशोरावस्था से गुजर रही है। एक किशोर बालक की मतलब अवस्था से हो तुम अभी। फिर उसके बाद में यह बात मुझे क्रोधित कर देती है। मैं भूमि पर पैर पटकता हूँ और उन पर चिल्ला उठता हूँ, अम्मा मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, इतना बड़ा कि अब मैं मन की कर सकता हूँ, कोई भी जो मेरी मन की इच्छा है उस चीज़ को कर सकता हूँ, अर्थात अपना निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। मैं अपने साथ बच्चों जैसा व्यवहार नहीं होने दूंगा। मतलब उसके मम्मी पापा उसके साथ में बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में वह मेरे ऊपर कठोर दृष्टि डालती है, जो अम्मा है वो कठोर दृष्टि डालती है और दृढ़ता के साथ में कहती है, मेरा निर्णय अंतिम है, तुम किसी पार्टी में भाग लेने नहीं जा सकते, आज ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम जंगली घोड़े के बच्चे के समान अर्थात असभ्य और गंवार बनकर रह जाओ। फिर उसके बाद में उसकी अर्थात अम्मा की मर्जी लास्ट में चलती है, और पार्टी में जाने से मैं जो हूँ पार्टी में जाने से वंचित रह जाता हूँ, किंतु यह बात उनको अम्मा को मेरा प्रिय नहीं बनाती है। मतलब अम्मा है मेरे को जाने से मना कर देती है, तो वो है मेरे को अच्छी ज़्यादा नहीं लगती है। मैं रूठ जाता हूँ, पूरे दिन अम्मा से कुछ भी बात नहीं करता हूँ। वह तब तक मुझे मनाती है, शांत करती है, जब तक कि मैं उनके अत्यधिक लाड प्यार के आगे झुक नहीं जाता हूँ। तब मैं लिपट जाता हूँ और रोने लगता हूँ। तुरंत उनकी टिप्पणी होती है, 14 वर्ष की उम्र में किसी भी लड़के को यह मालूम होना चाहिए कि उसके आवेगों को किस प्रकार से नियंत्रण में रखा जाए। उसके बाद में यही परेशानी है, क्या मैं बच्चा हूँ या फिर क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? मेरे माता पिता स्पष्ट तौर पर यह कब समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ? या तो मैं अभी बच्चा ही हूँ, या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ। यह एक ही समय में दोनों तो हो नहीं सकता। मतलब दोनों आयु में तो मैं हो नहीं सकता। संभव है कि दोनों का मिश्रण हूँ। मैं नहीं जानता कि वह बात है जो मेरी आशंकाओं को और भी डरावना बना देती है।
तो राइटर ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बड़ा है या छोटा है। कभी तो उसकी मम्मी उसके पापा उससे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, और उसकी मम्मी है वो उसको ट्रीट करती है जब वो रोने लग जाता है तो कि तुम बड़े हो गए हो, बाकी उसको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद में मैं जानता हूँ कि मेरी आशंकाओं, मेरे डर का अंत हो जाएगा यदि मेरे माता पिता मेरे साथ बच्चे के समान व्यवहार करना बंद कर दें। किंतु नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। उनकी अपनी आशंकाएं यही कारण उनकी अपनी आशंकाएं हैं। यही कारण है कि जब भी मैं अपनी बात को दृढ़ता से उनके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, तब अम्मा कहती है, तुम्हारी इस उम्र में तुम्हें नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है, और इसमें तुम्हारी भलाई है समीर। जब तुम यह जानने के योग्य हो जाओगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तब हम लोग नियंत्रण हटा देंगे। स्वतंत्रता एक दिन में ही नहीं मिलती। जैसे ही हम यह महसूस कर लेंगे, समझ लेंगे, मतलब उसके माता पिता यह समझ लेंगे कि तुम सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए हो, तब तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। स्वतंत्रता पूरी हमारी तरफ से पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी। वह समय कब आएगा, मैं पूछता हूँ उनसे। तो अप्पा अंदर आते हैं। उसके बाद में अप्पा होते हैं, वो अंदर आते हैं। तो अप्पा अंदर आते हैं और उनकी उपस्थिति में अम्मा सिर को धीरे से हिलाकर चैतन्य सावधान होती है, तथा फिर मुझसे कहती है कि समीर, प्रत्येक काम में समय लगता है। जो हर कोई काम होता है उसके अंदर क्या लगता है, समय लगता है। प्रत्येक काम में समय लगता है। एक पुष्प को फल के रूप में परिवर्तित होने में भी समय लगता है, और तुम्हें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने के लिए भी समय लगता है। वह खुलकर मुस्कुरा उठती है। फिर उसके बाद में अप्पा मेरी भुजा को प्यार से स्पर्श करते हैं। अप्पा है वो मेरी भुजा को प्यार से स्पर्श करते हैं। तो ये देखो, अप्पा मेरी भुजा को प्यार से स्पर्श करते हैं, सहलाते हुए, और कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी अपनी आशंकाएं फियर्स है, और हमारी भी अपनी आशंकाएं हैं। हमें साथ मिलकर अपनी इन आशंकाओं से जूझना चाहिए, और तुम्हें हमारी चिंताओं को भी समझना चाहिए। इतने सारे प्रलोभन, मन को लुभाने वाले तत्व होते हैं जिनकी ओर एक युवक आकर्षित हो जाता है। मैं उन्हें सूचीबद्ध नहीं करना चाहता, अर्थात मैं उन प्रलोभनों को गिनती में नहीं लेना चाहता। अब उन प्रलोभनों को तुम जानते हो। हमारे पास आओ और हमसे खुलकर बात करो। हम एक दूसरे के मित्र बनना सीखे, और हम लोग जो भी परामर्श देते हैं उन्हें तुम यह समझकर स्वीकार करो कि ये परामर्श तुम्हारे सच्चे मित्र ने दिए हैं। बदले में हम लोग यह वादा करते हैं कि तुम्हारे दृष्टिकोण की कद्र करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करेंगे। क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे? समीर के पापा उससे बोलते, क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनाओगे? मुझे भी अम्मा मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाती हुई बोलती है, तथा मुझसे नज़र मिलाकर मुस्कुराती है। मैं उनकी हथेली को दबाता हूँ तथा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराता हूँ, तथा तीनों मित्र स्नेह के इस बंधन में बंधे मित्र है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो दूसरे को आहत करे। यह हुई ना बात। जब हम लोग प्रसन्न है, आशंकाओं से मुक्त है। अप्पा मेरे घुंघराले बालों में धीरे से हाथ फेरते हैं। जो अप्पा है वो मेरे घुंघराले बालों के अंदर धीरे से घुंघराले बालों को हल्के से अस्त व्यवस्थ करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म हुई, चैप्टर भी खत्म हो चुका है। तो जिसको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आज की वीडियो पे एम करते हैं ओनली 10 लाइक्स के लिए, तो मेरे को जरूर से पता है आप इस एम को पूरा कर दोगे। तो जल्दी से जाओ, सभी के सभी लाइक का बटन दबाओ, और जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। और जिसको कोई भी चैप्टर की ऐसी वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके जरूर बताना कौन से चैप्टर की चाहिए। और तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।